हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, अभी तक हमने क्या देख लिया था। जैसे हम लोग अभी समझते चल रहे थे, इसमें नागरिकता का जो पार्ट चल रहा है हमारा, हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिए इसके, मतलब कि कौन से आर्टिकल में किस तरह के प्रावधान दिए गए। इसके पहले हमने नागरिकों के विशेष अधिकार देख लिए, व्यक्तियों का स्वरूप मतलब एक प्रकृति देखी हमने। इसके अलावा हमने एकल नागरिकता के अपवाद भी देख लिए, कुछ एक ऐसी चीज़ें हमने समझ ली है। अब समझते हैं जो सिटीजनशिप एक्ट था आपका 1955, इसे समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, जैसे इसकी धारा 2, 3 से 7, 8 से 10, ये सब क्या कहते हैं। जैसे धारा 2 में हवाई जहाज, स्पेस शिप, इनका प्रावधान है। मतलब कि 1955 का जो एक्ट था, उस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इन्हें समझना है हमको। जन्म से मतलब कि नागरिकता कैसे हासिल की जाएगी, नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी, यदि किसी का जन्म किसी हवाई जहाज़ में या किसी शिप में या किसी कहीं स्पेस में होता है तो उसे कहाँ का नागरिक माना जाएगा। इन सब बातों के इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 3 से 7 में क्या दिया, जैसे जो धारा 3 है, देखिए इस धारा 3 से 7 में अगर मैं बात करूँ, धारा 3 ये कहती है जन्म के आधार पर, धारा 4 कहती है वंश, 5 में दिया है पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी, 6 में दिया है देशीकरण के आधार पर किस तरह से मिलेगी, और 7 में दिया है भूभाग अगर सम्मिलित हो जाता है तो नागरिकता का प्रावधान, ठीक है। 8 से 10 में काय की बात की गई है, समाप्त करने की बात। तो 9 में कहा गया है परित्याग कर देना या त्याग कर देना, ठीक है। 10 में कहा गया है समाप्ति, ठीक है। 11 में कहा गया है वंचित कर देना, ठीक है, कि वंचित कर देना, ठीक है। समझते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 से। देखिए, हवाई जहाज, स्पेस या शिप, अगर किसी का जन्म, ठीक है, कि काय में हो जाता है, किसी हवाई जहाज में हो जाता है, मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान, कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उस समय किसी का जन्म हवाई जहाज में हो रहा है, शिप में या स्पेस में हो जाता है, तो उसे कहाँ का नागरिक माना जाएगा। तो इसमें अलग अलग मत है, मतलब सब देशों के एक समान सहमति नहीं है, अलग अलग रूप से सहमति है। जैसे इंग्लैंड का क्या कहना है, इंग्लैंड इस मामले में ये कहता है, अगर हम इंग्लैंड की माने तो इंग्लैंड कहता है कि ये जो जहाज है, ये जहाज जिस देश में पंजीकृत रहेगा उसे वहाँ का माना जाएगा। जहाज जिस देश में पंजीकृत होगा उस देश का माना जाएगा, इंग्लैंड का ऐसा कहना है। इसके अलावा अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका का इस मामले में ये कहना है कि कुछ हद तक तो इसी तरह से है कि जहाज जहाँ का पंजीकृत है वहीं का माना जाएगा। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि यदि कोई किसी का जन्म अमेरिका के भूभाग पर होता है, मतलब वो जहाज अगर अमेरिका की सीमा के अंतर्गत आ जाता है, फिर वो जहाज किसी भी देश का हो, उसे कहाँ का माना जाएगा, यूएसए का नागरिक माना जाएगा। सिंपल सा ये कहता है। ये कह रहा है कि जहाज जहाँ पंजीकृत है वहाँ का माना जाएगा। यूएसए क्या नागरिकता में यूएसए ये कह रहा है इस संदर्भ में कि अगर वो उस भूभाग में सम्मिलित हो जाता है या उस सीमा में आ जाता है, उस सीमा के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे ये माना जाएगा कि वो अमेरिका में उसका जन्म हुआ है। इसके अलावा कुछ अलग अलग देश, जैसे अफ्रीका क्या कहता है, अफ्रीका ये कहता है, अफ्रीका बात करता है रक्त के आधार पर, ठीक है। किस आधार पर बात करता है अफ्रीका, रक्त के आधार पर। अफ्रीका ये कहता है इस मामले में कि माता पिता जिस देश के नागरिक होंगे उसे उस देश का माना जाएगा, फिर वो जहाज कहीं का भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माता पिता जिस भी देश के नागरिक हो, माता पिता अमेरिका के हो, माता पिता भारत के हो, फ्रांस के हो, जर्मनी के हो, तो ये माना जाएगा कि उसकी नागरिकता वहाँ की है। ये किसका कहना है, अफ्रीका का कहना है। इसके अलावा फ्रांस का कुछ अलग मत है। फ्रांस का मत कुछ इस तरह से है कि देखिए, माता पिता जिस देश के नागरिक हैं, मतलब कि पेरेंट्स जहाँ के हैं वहाँ का नागरिक माना जाएगा, लेकिन ये माना जाएगा कि जन्म उसका कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है। जन्म इस देश में हुआ लेकिन नागरिकता वहाँ की मानी जाएगी। सिंपल सा ये फ्रांस का फंडा है। देखिए, इंग्लैंड कह रहा है जहाज जहाँ पंजीकृत होगा वो माना जाएगा। यूएसए कहता है कि जिस सीमा के अंतर्गत अगर अमेरिका की सीमा के अंतर्गत जहाज आता है या वो स्पेस या शिप जो भी है वो अमेरिका की सीमा के अंतर्गत आता है, तो उसे यह माना जाएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ है,
अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। अफ्रीका रक्त के आधार पर बात करता है। अफ्रीका ये कहता है कि हम रक्त के आधार पर मानेंगे, जिस देश के माता पिता है कि नागरिक है उसे वहाँ का माना जाएगा। फ्रांस ये कहता है कि हम ये मानेंगे कि माता पिता जहाँ के हैं वो नागरिक वहीं का होगा, लेकिन उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जन्म हुआ है फ्रांस में। मतलब ये दो आधार पर देता है, ठीक है। बाकी सबके आधार अपने अलग अलग है। अब आती है बात भारत की। भारत क्या मानता है इस संदर्भ में? भारत का ये कहना है कि जहाँ जहाँ पंजीकृत होगा उसे उस देश का माना जाएगा। सिंपल सा ये फंडा है। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो 1955 का जो एक्ट है उसके तहत ये माना जाता है कि जहाज जहाँ पंजीकृत होगा उसे उस देश का माना जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं नागरिकता हासिल करने के तरीके। तो कितने आधार पर है? 5 आधार है उसके, ठीक है। इन 5 आधारों को समझ लेते हैं। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और भूभाग सम्मिलित। देखिए क्या है, नागरिकता हासिल करने के तरीके। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और एक आ जाएगा आपका भूभाग वाला, इसे समझ लेंगे अभी, ठीक है। जन्म के आधार पर ये कौन सी धारा है? धारा 2, सॉरी ये धारा आपकी 2 तो जहाज वाला है। धारा 3, 4, 5, 6 और धारा 7। समझिए अब क्या कहता है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर यह कहा जाता है कि जैसे 1950 से लेके 1987 तक के 3 नियम है हमारे यहाँ। 1987 से लेके 2004, फिर 2004 से जो अब तक नियम चले आ रहे हैं वो समझिए। 1950 से 1987 तक ये माना जाता था कि जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ है वो कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है। सिंपल सा फंडा ये था कि जिसका जन्म भारत के भूभाग पर हुआ है वो कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है। 1987 से लेकर 2004 तक का नियम क्या कहता है? 1987 से 2004 तक के नियम में किसी एक पेरेंट्स का क्या होना जरूरी है? भारतीय होना जरूरी है। कोई एक पेरेंट्स कैसा हो? भारतीय हो, तो ये माना जाएगा कि वो कहाँ का नागरिक है? भारत का नागरिक है। 2004 से लेके अब ये कहता है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कहाँ के नागरिक होने चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए। मतलब कि दोनों ही पेरेंट्स कहाँ के नागरिक हो? भारत के नागरिक हो, और दोनों में से कोई एक अवैध नागरिक नहीं होना चाहिए या उसकी नागरिकता नहीं छीनी जानी चाहिए। सिंपल सा फंडा ये कहा गया कि दोनों में से कोई एक क्या नहीं होना चाहिए? अवैध नहीं होना चाहिए। ये किसके आधार पर हुआ? जन्म के आधार पर हुआ। अगर हम वंश की बात करें तो वंश के आधार पर फंडा ये है कि देखिए इसमें 1991 तक का नियम कुछ अलग था, और 1900 देखिए इस समय 1986 का नागरिकता संशोधन नियम आया था, अधिनियम आया था, ठीक है, इस समय। और इस समय आया था 2004 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो ये अधिनियम कैसे तय किए गए थे? वन पेरेंट्स वाला 1986 के से तय हुए थे, और फिर 2004 से ये वाले जो नियम है 2004 के संशोधन से तय किए गए। अगर हम बात करें वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर ऐसा है कि जैसे 1992 तक ये था कि फादर के आधार पर होगा। अब समझिए वंश के आधार पर कैसा, किसी अन्य देश में किसी का जन्म हुआ है लेकिन वो है कहाँ का? भारतीय मूल का है। किसी अन्य देश में किसी का जन्म होता है लेकिन वो पहले कहाँ के थे? वो भारतीय मूल के थे, उसके माता पिता, लेकिन वो अब फॉर एग्जांपल वो अब कहाँ पर है? फ्रांस में मान लो, ठीक है। तो 1992 तक का अधिनियम ये कहता है कि उस समय पिता किस मूल के होना चाहिए था? भारत के मूल के होने चाहिए थे। लेकिन 1992 के बाद 1992 के बाद का नियम कहता है कि
पहले पिता फिर ये एनी पेरेंट्स, वो कहीं के मतलब दोनों में से कोई भी कहाँ का हो सकता है, मतलब कि भारतीय मूल का हो सकता है। लेकिन 1992 तक क्या कहा गया था कि पिता कहाँ के होना चाहिए, भारतीय मूल के होने चाहिए। और 1992 के बाद एनी पेरेंट्स वो किसी भी उसके हो सकते हैं। इसमें एक बात विशेष है कि 2004 के बाद 2004 इस समय 1991 का अधिनियम आया था, 1991 का नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 2004 के बाद क्या कहा गया, 2004 के बाद ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की, जैसे किसी का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है तो उसको 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर उसको भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यदि वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो। देखिए क्या कह रहा है, 92 तक पिता क्या वंश, मतलब वंश में पिता का वंश होना चाहिए। 92 के बाद कोई भी होना, माता पिता दोनों में से कोई भी भारतीय मूल का हो सकता है। लेकिन 2004 के बाद ये भी कहा गया उसमें कि उन्हें 1 साल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भारतीय दूतावास में जाके। तो ये हो गया, एक जन्म हो गया, और ये हमने समझ लिया एक वंश। अब देखते हैं पंजीकरण के आधार पर। देखिए पंजीकरण का आधार क्या कहता है। पंजीकरण के आधार पर यह कहता है कि इसका आधार ये है कि यदि मान लो किसी विदेशी व्यक्ति से क्या हुआ है, किसी का विवाह हुआ है। विवाह किससे हुआ है, किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह हुआ है। अब किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह होने पर उसको, व्यक्ति यहाँ का, एक व्यक्ति भारत का है, उसने विवाह किससे किया, किसी विदेशी से विवाह किया, तो उसको नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, पंजीकरण के आधार पर मिलेगी। या इसके अलावा कोई भारतीय मूल का, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति था, वो अब जर्मनी में या ब्रिटेन में रह रहा है, अब वो वहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो उसके जो बच्चे हैं वो कहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। या उसके दादा दादी कभी भारत के नागरिक रहे हो तो वो सब क्या कहलाएंगे, भारतीय मूल के कहलाएंगे। तो इसके लिए आधार क्या है इनका, इनको नागरिकता हासिल करने के 1 साल पहले से कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि लगातार 1 साल से आपको कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में। फिर आप क्या करोगे, नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 6 साल कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में, मतलब टोटल कितना रहना पड़ेगा, 7 साल। देखिए कैसे होगा कि 1 साल तो टोटल रहना ही रहना पहले, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, काय के लिए, नागरिकता के लिए, पंजीकरण के आधार पर। तो अब कितने साल रहना है उनको, 6 साल और रहना है। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। लेकिन इस 7 साल के पीरियड के लिए समय कितना दिया इनको, 8 साल का। मतलब ये 1 साल तक किसी अन्य जगह पर भी रह सकते हैं। एक चीज़ ये आधार कही गई है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या आपका देशीकरण। होप कि ये समझ में आ गया होगा। 1 साल लगातार रहना है, 8 में से 6 साल रहना है, मतलब फिर एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप 1 साल और भी घूम, मतलब कि यहाँ वहाँ आना जाना हो सकता है, लेकिन आपको 6 साल फिर कहाँ रहना पड़ेगा, लगभग भारत में। और इस 7 साल में पंजीकरण के आधार पर वो क्या बन जाएंगे, देश के नागरिक बन जाएंगे। फिर इसके बाद आता है देशीकरण। देशीकरण में वो है कि यदि किसी को जन्म, वंश और पंजीकरण के आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि पंजीकरण के लिए भी आधार क्या है, भारतीय मूल का होना चाहिए। वंश में तो भारतीय मूल का होना ही चाहिए, और 1 साल में रजिस्ट्रेशन भी कराना है अब उनको। जन्म मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ है, ये जो 3 आधार पे नहीं ले पाता है तो, और वो मतलब भारतीय मूल का भी नहीं है, तो उसके लिए क्या आधार रखा है, देशीकरण। और देशीकरण के आधार में यह कहा गया है कि यदि किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए मुख्य आधार क्या होगा उसका, कि उससे कितने साल, 2 साल रहना है। देखिए यहाँ पे कितना, 1 साल था, यहाँ 2 साल उसे रहना ही रहना है साथ में, और उसे 11/14, मतलब कुछ इस तरह का अधिनियम ऐसा करना पड़ेगा कि उसे 2 साल, देखिए ऐसे समझिए आप, उसे क्या करना होगा कि जन्म, वंश और पंजीकरण इसके आधार पर रहना है। तो वही 1 साल, 1 साल तो आप कहाँ रहो, पहले भारत में आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, और इस 1 साल के बाद आपको इस 14 वर्षों में से 11 वर्ष कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। मतलब 11 और 1 12, और साथ में 2 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। तो मतलब कि आपको 1 साल तक रह के रजिस्ट्रेशन कराना है, और 11 साल आपको कहाँ रहना है, भारत में रहना है। तो मतलब सर टोटल कितने वर्ष रहना है इसको, 12 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। तब उसे देशीकरण के आधार पर क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। इन दोनों ही आधारों में एक खास बातें कुछ और है। देखिए वैसे तो इसे
यही समझ लीजिए कि पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर यदि किसी को नागरिकता हासिल होती है तो उसकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि हो सकता है किसी ने पंजीकरण के आधार पर नागरिकता हासिल करनी चाहिए लेकिन कुछ तथ्य छुपाए हो, ठीक है, या कभी हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो हो सकता है कि उसने उसकी कुछ मदद कर दी हो, कुछ गुप्त सूचनाएं दी हो उसे, या उसने भारत के प्रति अनादर किया हो तो भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, या उसने किसी शत्रु देश से कोई व्यापार किया हो, हथियार बेचे हो तो भी उससे नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इन दोनों में आधार पर नागरिकता छीनना मतलब छीनी जा सकती है, लेकिन जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। इसी तरह से सातवां आधार क्या आपका, सातवां आधार है आपका भूभाग, ठीक है। अब देखिए भूभाग में क्या है, भूभाग में ये है कि यदि किसी, हाँ इसके अलावा एक और चीज़ है, यदि किसी व्यक्ति को कला, साहित्य, विज्ञान इसमें विशेष ज्ञान हासिल है और वह भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कभी कभी कुछ शर्तों के साथ या बिना शर्तों के भी उसको भारत का नागरिक मान लिया जाता है या बना दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, धारा 7 क्या कहती है, भूभाग। जैसे मान लो कि किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया है तो जब वो भूभाग भारत में पूरी तरह सम्मिलित हो जाता है, पूरी मतलब कि पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो वहाँ के नागरिकों को भारत का नागरिक मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसा, जैसे सिक्किम, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली, ये जो कुछ इस तरह के क्षेत्र हैं, जब इनको हमने मिला लिया था तो यहाँ के जो नागरिक थे वो कहाँ के नागरिक हो गए, स्वयं भारत के नागरिक हो गए। ये हो गया हासिल करने के तरीके। अब इसके आगे समझते हैं हम इसमें समाप्त करने के तरीके 8 से 10 तक। देखिए अब क्या है, सेक्शन 8 से 10, ठीक है। सेक्शन 8 से 10 में एक है आपका परित्याग करना, ये सेक्शन 8। दूसरे में है आपकी समाप्ति 9, और 10 में है आपका वंचित कर देना, ठीक है। परित्याग, समाप्ति और वंचित कर देना, ठीक है। अब समझते हैं इसको, 8, 9 और 10, ठीक है। परित्याग में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का जन्म से भी नागरिक है वह स्वयं अगर अपनी इच्छा से चाहे तो कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है, पहली चीज़ तो ये। इसका दूसरा तरीका कैसा है कि यदि किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 यही कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक चीज़ और, जो देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता उसे ही मिल सकती है जिस देश में देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान है, या उसके अलावा कोई ऐसा देश जिसे हम देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दे सकते तो उसे नहीं भी दी जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं कि परित्याग कर देना। परित्याग कैसा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से, मतलब स्वयं की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से छोड़ देना, ठीक है। कोई व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसमें एक खास बात यह है कि ये उस समय नहीं हो सकता जब जिस समय हमारा किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा हो। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे देश की नागरिकता हासिल कर ली है जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को तब तक स्वीकार नहीं करेगी, मतलब उसकी नागरिकता समाप्ति को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक वो स्वयं ना चाहे, तो उसके नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। डर ये होता है कि कोई जानकारी लीक कर दे, कोई ऐसा हो सकता है कोई देश का अंदर का ही व्यक्ति हो जो ऐसा कर रहा हो तो हमारे यहाँ की जानकारी को लीक कर दे तो उससे उसे नहीं किया जाता है, ठीक है। या इसके अलावा एक चीज़ और है, इसके जो अवयस्क बच्चे होंगे वे भी देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे, लेकिन ये बच्चे जैसे ही वयस्क हो जाते हैं और अगर 1 साल के अंतर्गत ये लोग इस तरह का रजिस्ट्रेशन कराते हैं कि ये भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें उस 1 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अवयस्क बच्चों के वयस्क होने के कब, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष के अंदर, मतलब 1 वर्ष के अंदर अगर ये हासिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये होगी स्वयं की इच्छा।
समाप्ति का मतलब वही है क्या, कि अनुच्छेद 9 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अगर वो स्वयं की इच्छा से छोड़ देता है तो हो सकता है अपनी इच्छा से छोड़ दे वो, तो उसे कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक कि देश केंद्र सरकार उसे सहमति नहीं देती है। अनुच्छेद 9 के तहत ये कहा जाता है, क्या का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पे, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये भी कब नहीं दी जाएगी, जब किसी देश से युद्ध चल रहा है तब उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उसके बाद जब केंद्र सरकार चाहे तब कर सकती है, ठीक है। अब अगला क्या है, वंचित कर देना। वंचित किसको कर देना, देखो जिसको जन्म से नागरिकता मिली है ना, उससे ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को जन्म से भारत की नागरिकता मिली है तो उससे वंचित नहीं किया जा सकता। किसे किया जा सकता है, वंश के आधार पर यदि किसी को मिली है, पंजीकरण के आधार पर किसी को मिली है, और देशीकरण के आधार पर किसी को मिली है। इसका आधार मैंने बताया था अभी कि क्या होगा, कि मान लो कि हो सकता है कि उसने हमसे कुछ तथ्य छुपाए हो, हमारे यहाँ से कुछ जानकारी लीक कर रहा हो, तो कुछ इस तरह के चीज़ें करता है तो उसकी नागरिकता उसे छीन ली जाती है। तो ये हो गया वंचित कर देना। किसको करेंगे, वंश, पंजीकरण और देशीकरण के आधार पर। समाप्ति आर्टिकल 9 के तहत, और स्वयं की इच्छा से छोड़ देना, तो वहाँ पे उसके अवयस्क बच्चे अगर हैं तो उसे फिर 1 वर्ष के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं वयस्क होने पर तो उसे भारत की नागरिकता स्वयं मिल जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। इसके बाद 1-2 चीज़ इसमें और है, वो फिर एक वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जैसे इसमें NRI है, PIO कार्ड है, OCI है, ये देख लेंगे। और हाल फिलहाल में जो भी NRC वाला मुद्दा चल रहा था उसे समझ लेंगे, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।